अपना टॉपिक चल रहा था 10वीं कक्षा का मौर्य काल। देखो, मौर्य काल में हमने दो शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार के बारे में। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो मौर्य वंश का प्रतापी शासक अशोक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अशोक है वो मगध का सम्राट कब बना था, यानी अशोक मगध का शासक कब बना था? 273 ईसा पूर्व बना था। कब बना था? 273 ईसा पूर्व बना था। यानी मगध का सम्राट, यानी ये राजगद्दी पर तो 273 ईसा पूर्व में बैठ गया था, मगर इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व हुआ था। यानी राजगद्दी पर तो ये पूर्व में बैठ गया था, मगर इसका राज्याभिषेक क्या हुआ था? राज्याभिषेक इसके 4 वर्ष बाद में हुआ था, क्योंकि बीच में 4 वर्ष के अंतराल में जो विद्रोह करने वाले भाई थे उन भाइयों को इसने मार डाला था, हत्या कर दी थी, और इसका विरोध किया था सबसे अधिक सुशील ने किया था। अब देखो, अब अशोक कब से कब तक रहेगा? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक शासक रहेगा। और अशोक के पश्चात लगभग मौर्य वंश का क्या हो जाएगा? पतन शुरू हो जाएगा, और मौर्य वंश के अंतिम जो शासक रहेंगे उनकी हत्या वगैरह करके आगे वर्ष नया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम अशोक के बारे में कुछ पढ़ेंगे। देखो, अशोक के कुछ उपनाम भी है, यानी अशोक के कुछ उपनाम क्या क्या? देखो, और कहां कहां इनका उल्लेख मिलता है? अशोक के उपनामों का उल्लेख कहां मिलता है? एक तो नाम है अशोक वर्धन। क्या नाम है? अशोक वर्धन। अशोक वर्धन का उल्लेख कहां मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है। कहां मिलता है? विष्णु पुराण में। अशोक वर्धन नाम का उल्लेख कहां मिलता है? विष्णु पुराण में। दूसरा है बुद्ध साहित्य। बुद्ध साहित्य का उल्लेख मिलता है मास की अभिलेख में। इन अभिलेखों के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। अभिलेख और कुछ स्तंभ लेख है अशोक के, उनके बारे में। मास की अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? बुद्ध साहित्य नाम मिलता है। आगे क्या मिलता है? मगधाधिराज। मगधाधिराज ये कहां मिलता है? ये मिलता है बाबरू शिलालेख में। बाबरू शिलालेख में अशोक का क्या नाम मिलता है? मगधाधिराज। और क्या मिलता है? और कहीं ना कहीं इनका नाम मिलता है प्रियदर्शी मिलता है, देवना प्रिय मिलता है, ये गुहा लेखों में मिलता है। प्रियदर्शी, देवना प्रिय, ये कुछ गुहा लेख थे। उन लेखों के अंदर अशोक का नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी, देवना प्रिय, ये नाम मिलते हैं अशोक के। ठीक है ना। अब देखो, अशोक का नाम अशोक कहां मिलता है? अशोक का नाम अशोक कहां मिलता है? सीधा अशोक का नाम अशोक कहां मिलता है? ये मिलता है मास की अभिलेख में, और एक अभिलेख और है गुर्जरा अभिलेख। इन दो अभिलेखों में अशोक का नाम सीधा क्या मिलता है? अशोक मिलता है। अशोक के नाम और भी हो सकते हैं, कई स्थानों पर अशोक को चंडाशोक भी कहते हैं, यानी चंडाशोक नाम मिलता है। चंडाशोक क्यों कहते हैं? एक बार मगध के अंदर जब अशोक गुजर रहा था तो कुछ महिलाएं अशोक के बारे में आपस में बातें कर रही थी, अशोक के विरोध में बोल रही थी।
तो वो चीज अशोक को पसंद नहीं आई थी। अशोक ने कहते हैं उन महिलाओं को जिंदा जलवा दिया था। तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं, अशोक को क्या बोलते हैं, चंडाशोक भी बोलते हैं कई स्थानों पर। अब देखो ये तो कुछ उपनाम हो गए। अब देखो अशोक द्वारा कुछ शिलालेख और कुछ अभिलेख कराए थे, यानी कुछ शिलालेखों का निर्माण करवाया था, कुछ अभिलेखों का कराया, कुछ गुहा लेखों का और कुछ स्तंभ लेखों का भी निर्माण कराया था। देखो इनके बारे में अच्छी प्रकार से जिक्र करेंगे। अशोक ने कुल 14 अभिलेखों का निर्माण कराया था। 14 अभिलेख खुदवाए थे या 14 शिलालेख बोल सकते हैं। अशोक के शिलालेख कितने हैं, 14 है। देखो अशोक ने 14 शिलालेख कराए थे। 14 शिलालेखों के बारे में आपके पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं किसी न किसी अभिलेख के बारे में अध्ययन आपको करना पड़ेगा। जितने भी अभिलेख बनाए थे ना, उनकी लिपि क्या थी, यानी इनको किस भाषा में, किस लिपि में लिखा था। तो अशोक ने 4 लिपियों का इस्तेमाल किया था। एक तो लिपि थी ब्रह्मी, दूसरी थी खरोष्टी, तीसरी थी ग्रीक और चौथी थी आरमाइक। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में मिलते हैं, 4 लिपियों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक, ये लिपियां हैं। भारत के अंदर मिलने वाले अधिकांश अभिलेख किस लिपि में, भारत ब्रह्मा जी का देश, तो भारत में अधिकांश अभिलेख किस लिपि में, ब्रह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में, ब्रह्मी लिपि में। अब देखो जो 14 शिलालेख है उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो अशोक के द्वारा बड़े जो काम करवाए थे वो काम क्या क्या थे। अशोक के 14 शिलालेखों का जिक्र मिलता है और 7 स्तंभ लेखों का भी उल्लेख मिलता है। 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेखों का भी उल्लेख मिलता है और उसके अलावा कुछ गुहा लेखों का भी उल्लेख मिलता है, यानी गुफाओं के अंदर लेख खुदवाए थे, तिकवाए थे। ठीक है ना। अब देखो हम जिक्र करेंगे अशोक के शिलालेखों। 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 और 14। देखो आपको सारे याद रहते हैं तो अच्छी बात है, रख लो, कोई बात नहीं, बता दूंगा। मगर आपको कुछ शिलालेख आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे महत्वपूर्ण है आपके, एक तो 13वां, एक 8वां, एक 5वां। इनके प्रश्न तो आपके पाठ्यक्रम में सीधे सीधे पूछे हुए हैं। यानी किस अभिलेख के तहत अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, किस अभिलेख के अंतर्गत अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाया था। देखो क्या क्या है। अशोक का जो पहला शिलालेख है ना, उसमें अशोक ने कहा था कि पशु हत्या बंद करो, यानी पशु हत्या के ऊपर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। पहला काम इसने ये किया। और अधिक मान लीजिए आवश्यकता ही पड़ जाए, कोई शादी समारोह हो, तो उसने छूट दे रखी थी 2 हिरणों को मारने की और 1 मोर को मारने की। बाद में इसको भी बंद कर दिया था। ठीक है ना। तो पहले शिलालेख में क्या उल्लेख है कि पशु हत्या बंद करो। दूसरे शिलालेख में उल्लेख है कि जो पशु हत्या हमने बंद की है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर पशु और मानव चिकित्सालयों की व्यवस्था की। पशु प्लस मानव, यानी पशुओं का इलाज करवाना। जैसे अपने चलते हैं मुख्यमंत्री की फ्री में दवाइयां मिलती है, इलाज वगैरह होता है, तो उसी प्रकार इसने भी क्या शुरू किया था, उस समय पशु और मानव चिकित्सालय की अच्छी व्यवस्था की थी। ठीक है ना। और वो निःशुल्क की थी। ऐसे आगे और भी शासक कोई हुए थे जिन्होंने की थी, मगर ये प्रथम शासक हुआ था जिसने पशु और मानव चिकित्सालय खोले थे। अब देखो अशोक के तीसरे शिलालेख में क्या उल्लेख मिलता है, अशोक ने 3 अधिकारियों की नियुक्ति की थी। वो 3 अधिकारी कौन थे और उनका काम क्या था। एक तो था रज्जुक, दूसरा युक्त
और तीसरा प्रादेशिक। तीसरे अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 3 अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों का काम क्या था? इन अधिकारियों का काम था प्रत्येक 5 वर्ष बाद वे अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे और उन लोगों की जो जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। तो अशोक के कितने अभिलेख हमने पढ़ लिए? पहला पशु हत्या बंद, दूसरा पशु और मानव चिकित्सालय, तीसरा 3 अधिकारी की नियुक्ति की थी जो प्रत्येक 5 वर्ष बाद दौरा करेंगे। चौथा अभिलेख, यह भी महत्वपूर्ण है। चौथे अभिलेख में अशोक ने कहा था कि भेरी घोष की यानी भेरी घोष की जगह अशोक ने क्या अपना लिया था? धम्म घोष। अशोक ने भेरी घोष की जगह क्या अपना लिया था? धम्म घोष। भेरी घोष का क्या अर्थ होता है? भेरी घोष यानी अपने आप में स्पष्ट है। जब युद्ध होता है, युद्ध से पहले नगाड़े बजते हैं या शंखनाद होता है, जो भी है, तो उसको बोलते हैं भेरी, ठीक है ना। उसकी जगह पर किसको दे दिया? मैं तो धम्म घोष। धम्म घोष यानी अपने धर्म का यानी संबंधी जो धर्म है उसके प्रचार प्रसार में लगना, लोगों की अच्छी नीतियों के प्रति कर्तव्यपूर्वक पालन करना। इसने भेरी घोष की जगह क्या अपना लिया था? धम्म घोष। अब देखो 4 शिलालेख अपने कंप्लीट हो गए। 5वां शिलालेख है कि अपने शासनकाल की 14वें वर्ष बाद, यानी जब ये राज्याभिषेक के 14वें वर्ष बाद में इसने क्या किया था? धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। 14वें वर्ष शासनकाल में राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में इसने धम्म महापात्र बनाए थे। और उन धम्म महापात्रों का काम क्या थे? उन धम्म महापात्रों का काम यही था कि अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करना और उन क्षेत्रों में जाकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है ना। तो 5 अभिलेख कंप्लीट हो गए। अब देखो छठा अभिलेख, 14 वर्ष हो गया। छठे अभिलेख में अशोक ने क्या किया था? छठे अभिलेख में इसने कहा था कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, किसी स्थिति में रहूं, मेरे को जनता की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी अलग से विभाग बनाया, जनता की जानकारी रखने के लिए एक विभाग की स्थापना की इसने कि किसी भी स्थिति में रहूं मगर जनता की पूर्णतया या स्पष्ट जानकारी क्या होनी चाहिए? मेरे को मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे को जनता के बारे में ध्यान लगेगा तब मैं जनता की समस्या को हल कर पाऊंगा। तो इसने छठे अभिलेख में क्या कहा था? कि जनता की जानकारी होनी चाहिए। 7वें अभिलेख में क्या कहता है? कि सब लोग, 7वां अभिलेख, सातवें अभिलेख में बोलता है कि सभी संप्रदाय यानी सभी धर्मों को मानने वाले सभी संप्रदाय साथ साथ रहेंगे, लड़ेंगे नहीं। या यूं कह सकते हैं सभी संप्रदायों को इसने महत्व दिया था, किसी एक विशेष संप्रदाय को इसने महत्व नहीं दिया था। अब देखो आठवां अभिलेख मैंने आपको बताया था कि महत्वपूर्ण है, अशोक के जीवन से संबंध है। अशोक अपने 8वें अभिलेख में क्या कहता है? अशोक बोलता है कि मैंने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में, यानी शासनकाल के कौन से वर्ष में? 10वें वर्ष में धम्म यात्रा शुरू की थी। धम्म यात्रा शुरू की और सबसे पहले मैं कहां गया था? सबसे पहले धम्म यात्रा करते हुए मैं गया था बोध गया। कहां गया था? बोध गया। और धम्म यात्रा के दौरान मैंने लगभग 256 रातें धम्म यात्रा में बिताई। यानी 256 रातें मैंने किस में बिताई थी? धम्म यात्रा में बिताई थी। धम्म यात्रा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मैं अपने शासन के 10वें वर्ष में निकल गया था और सबसे पहले मैं कहां गया था? बोध गया था। और उसके बाद में 256 रातें लगभग मैंने किस में बिताई थी? धम्म यात्रा में निकाली थी। अब देखो 9वें अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है। इसने कहा था कि भी जब भी मैं कहीं जाता हूं तो लोग क्या करते हैं? शिष्टाचार के नाते मेरे प्रति सम्मान समारोह रख देते हैं। तो इसने कहा था कि ये जो भेंट, शिष्टाचार और समारोह के ऊपर प्रतिबंध रहे, ये नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। भेंट, शिष्टाचार, समारोह के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं मुझे। 9 शिलालेख हो गए।
10वें शिलालेख में क्या है, 10वें शिलालेख में कहा कि जिस प्रकार से भेंट और शिष्टाचार बंद किया है, उसी प्रकार कुछ लोग हैं मेरे गुणगान गाते हैं, अशोक के गुणगान गाते हैं। तो इसने कहा था कि मेरे गुणगान नहीं होना चाहिए, यानी गुणगान बंद होना चाहिए। गुणगान या फिर यूं कह सकते हैं यश और कीर्ति, ये बंद होनी चाहिए, यश और कीर्ति नहीं होनी चाहिए मेरे। अब उसने 10 शिलालेख कंप्लीट हो गए। उसके बाद में उसने कहा था कि हमने जो धम्म चलाया था वो धम्म क्या है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। धम्म यानी धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया था, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। और 12वें शिलालेख में यह कहा कि केवल और केवल मैंने जो धर्म चलाया था वो श्रेष्ठ नहीं है, सभी संप्रदायों के अपने अपने धर्म श्रेष्ठ है, यानी सभी संप्रदायों के, सभी संप्रदायों के धर्म श्रेष्ठ है। ये नहीं है कि मेरे अकेले का धर्म श्रेष्ठ है। अब देखो 13वां मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट है आपके शिलालेख। 13वें शिलालेख में किसका जिक्र आता है, 13वें शिलालेख में आता है कलिंग युद्ध का। किसका आता है, कलिंग युद्ध। कब हुआ गुरुजी, 261 ईसा पूर्व। कलिंग कहां पड़ता है वर्तमान में, उड़ीसा में पड़ता है। और उस समय वहां का शासक कौन था, नंदराज। ये खतरनाक युद्ध हुआ था। इस युद्ध के पश्चात ही अशोक ने अपना मन विचलित हो गया था, अशोक का पूरा लगभग इसमें क्या है 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। और युद्ध के पश्चात जब इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए अशोक गया था तो उसका मन विचलित हो गया। उस युद्ध के पश्चात ही अशोक ने क्या किया था, बेरी घोष की जगह धम्म घोष अपना लिया था और खुद ने भी शस्त्र त्याग दिए थे और उसके बाद में खुद धर्म के प्रचार में लग गया था। इस युद्ध का कारण क्या बताते हैं, कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि अशोक समुद्री रास्ते से दूसरे क्षेत्रों में जाना चाहता था और अधिकांश इतिहासकार ये बताते हैं कि उड़ीसा के हाथी प्रसिद्ध थे, उन हाथियों के लिए किया था। इस प्रकार से कई कारण मिलते हैं। अब देखो अगला अब आता है अंतिम अभिलेख है 14वां। अशोक ने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे शिलालेख लिखाए, आगे भी लिखाऊंगा, मगर 14वें शिलालेख के अंतर्गत इसने ये बताया कि सभी लोग हैं वो अपने अपने स्तर पर धार्मिक जीवन जिएंगे। यानी इसने संदेश दिया लोगों को कि आप सभी लोग धार्मिक जीवन जिएंगे, ठीक है ना। तो अशोक के द्वारा ये 14 शिलालेख, 14 अगर याद नहीं रहते हैं तो मैंने बताया था एक तो 13वां याद रखना, 8वां याद रखना, एक इधर 5वां याद रखना, एक चौथा अच्छा है और एक तीसरा भी है, 3 अधिकारियों की नियुक्ति, ठीक है ना। तो ये इतने शिलालेख तो आपको याद रखना ही पड़ेंगे। अब देखो अब बात करेंगे अशोक के कुछ स्तंभ लेखों की। हालांकि आपके स्तंभ लेखों का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताया था कि जो भी शिलालेख या अभिलेख है वो किस भाषा में, 4 लिपियों में बताए थे। कौन कौन सी लिपियां थी, ब्रह्मी, खरोष्टी और आरमाइक। अब देखो अशोक ने शिलालेखों के साथ साथ अशोक के जो भी शिलालेख थे, जितने शिलालेख थे, उन शिलालेखों को कुछ इतिहासकारों ने खोजा भी था और कुछ ने पढ़ा भी था। अशोक का जो शिलालेख था वो प्रथम बार कब खोजा था, अशोक का स्तंभ लेख पहली बार प्रथम बार किसने खोजा था, टी फैंतलर ने खोजा था। किसने खोजा था, टी फैंतलर। कब खोजा गुरुजी, 1750 ईस्वी। यानी प्रथम बार शिलालेख को स्तंभ लेख को खोजने में सफलता प्राप्त की थी टी फैंतलर ने 1750 में। कौन सा शिलालेख खोजा था इसने खोजा था दिल्ली मेरठ शिलालेख खोजा था, ठीक है ना।
उसके बाद में जो शिलालेख खोजा था, इसने तो सिर्फ खोज की थी। अब जो शिलालेख था उसको पढ़ा किसने पहली बार, यानी अशोक के जो शिलालेख थे उसको पढ़ा किसने बार, स्तंभ लेख, यानी प्रथम बार स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता अर्जित की। किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने प्रथम बार इसके जो अभिलेख थे उनको, स्तंभ लेख थे उनको पढ़ा। कब पढ़ा गुरुजी? 1837 में। खोज कब की थी? 1750 में। और प्रथम बार सफलता प्राप्त की थी पढ़ने में किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब की थी? 1837 में। और पढ़ा किस अभिलेख को, स्तंभ लेख को था? दिल्ली टोपरा को। खोजा पहले किसको था? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को खोजा था। और प्रथम बार पढ़ने यानी पढ़ा किसको था? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ा था। अब देखो हम अशोक के बारे में थोड़ा और जिक्र करते हैं। अशोक ने कुछ गुहा लेख बनाए थे। गुहा लेख यानी गुफाओं के अंदर लेख लिखाए थे। और ऋषि मुनियों के निवास के लिए उसने विभिन्न प्रकार की गुफाओं का निर्माण कराया था। आपके पाठ्यक्रम आया हुआ है कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। कितनी गुफाएं? 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। चारों गुफाओं के नाम आपके पाठ्यक्रम आए हुए हैं। सुदामा, पहला नाम क्या हो गया? सुदामा, ये तो याद रह जाएगा, व्यक्ति का ही नाम था। कर्ण, ये भी व्यक्ति का ही नाम था, कोई दिक्कत नहीं, दोनों याद रह जाएंगे। और क्या था? विश्व झोंपड़ी, यानी सुदामा और कर्ण थे, वो कहां रह रहे थे? विश्व झोंपड़ी में रह रहे थे। और एक अंतिम कौन सा था? चामार। ये 4 गुफाओं का निर्माण कराया था इसने। किसने? अशोक ने। चामार ने, चापार। ठीक है। अब देखो अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का लगभग क्या हुआ था? पूरा का पूरा मानस ही बदल गया था। देखो मौर्य वंश में हमने सबसे पहले पढ़ा था, चंद्रगुप्त पढ़ा था। तो चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? जैन धर्म। और बीच में ये आया था बिंदुसार। तो बिंदुसार ने किस धर्म को महत्व दिया? ब्राह्मण धर्म को। और उसके बाद में जब अशोक बड़ा था ना, तो शुरू में तो यही था ब्राह्मण, परंतु बाद में विचारधारा इसकी बदल गई थी। बाद में इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। किसने? अशोक ने। अब देखो अशोक के संबंध में कुछ बातें हैं। यानी जैसे मान लीजिए अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अशोक किसका उपासक था? शिव का उपासक था। यानी ये शिव को मानता था, शिव का उपासक। अब देखो अशोक का विवाह किन किन से हुआ, कौन कौन सी रानियां थी अशोक की पत्नियां? सबसे पहले बात करते हैं महादेवी का। महादेवी ये कहां की राजकुमारी थी? विदिशा की राजकुमारी थी। राजा श्रेष्ठी की पुत्री थी, श्रेष्ठी की पुत्री। और इसी महादेवी से इनका जन्म हुआ था संघमित्रा और महेंद्र का, जिनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने कहां भेज दिया था? श्रीलंका भेज दिया था। एक और पत्नी का जिक्र मिलता है कारवाकी, कारवाकी का भी जिक्र मिलता है। एक और पत्नी है जिसके बाद में उसका संतान है, उस शासक बनेगा पद्मावती। पद्मावती का पुत्र कुणाल।
ये आगे राजा बनेगा। अशोक 40 वर्षों के शासनकाल के पश्चात 232 ईसा पूर्व में क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया था अशोक। और उसके बाद में राजा कौन बना था, उसके बाद में राजा बना था कुणाल। ये कुणाल था वो अंधा था, यानी ये अंधा था, और इसका फायदा उठाया था किसने, इसका जो पुत्र था उसने उठाया था। उसका पुत्र कौन था, संप्रति। यानी अशोक के पश्चात उत्तरोत्तर यानी निरंतर मौर्य वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। अशोक के पश्चात जितने भी शासक आए सारे अयोग्य थे। संप्रति शासक बनता है, मगर संप्रति क्या था, एक अयोग्य शासक था। और संप्रति के बाद में इस वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम शासक था मौर्य वंश का। कई बार पूछते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है। और इस अंतिम शासक की हत्या कौन करता है, इसका ही मंत्री था एक, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। यानी मौर्य वंश के पश्चात आगे हम पढ़ेंगे शुंग वंश या ब्राह्मण वंश। और ब्राह्मण वंश का संस्थापक किसको बोलते हैं, पुष्यमित्र शुंग को बोलते हैं। तो अशोक के बारे में ये कुछ आपको शिलालेखों के बारे में बताया था, कुछ अशोक के जो गुहा लेख थे, अभिलेख थे, उनके बारे में आपको बताया। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक ने लंबे समय तक शासन किया था और अच्छी प्रकार से शासन किया था। सिर्फ और सिर्फ कलिंग युद्ध के अंदर उसने बहुत सारा विनाश करवाया था, वो उसकी एक भूल थी। और उसके बाद में अशोक का क्या है, हृदय विचलित हो गया था। तो ये मौर्य वंश आपके कंप्लीट होता है। मौर्य वंश को हमने 3 पार्टों में डाला है, और एक डाला था महाजनपद काल जो शुरू में डाला था। तो 10वीं कक्षा के कुल 4 पार्ट हो गए, यानी 4 वीडियो हो चुके हैं। तो इन चारों वीडियो को अच्छी प्रकार से आप देखोगे, इनमें से आपको छोटे बड़े जो भी प्रश्न आपसे बनते हैं तो पुस्तक पास में लेके बैठे होगे तो आप अच्छी प्रकार से बना लोगे। सिर्फ वीडियो का सहारा लेकर के आसानी से बना लो। ठीक है, धन्यवाद।